आपका घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चोट के बाद हार्ट अटैक से हुई कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली पुलिस का दावा। दिल्ली पुलिस ने जारी किया आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को नोटिस। सुपरिटेंडेंट ने कहा था कांस्टेबल सुभाष तोमर के शरीर पर नहीं थे जानलेवा चोट के निशान। घटना के दिन इंडिया गेट पर मौजूद 2 शहीदों का दावा, भगदड़ में नहीं गई कांस्टेबल सुभाष तोमर की जान। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की की हालत बेहद नाजुक, डॉक्टरों की गहन निगरानी के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी। मेडिकल बुलेटिन फिर हुआ रद्द। नरेंद्र मोदी ने ली 16 मंत्रियों के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेडीयू को छोड़कर एनडीए के सभी नेता शपथ समारोह में रहे मौजूद। और कल दिल्ली आएंगे नरेंद्र मोदी, 4 बजे बीजेपी दफ्तर में होगा भव्य स्वागत समारोह। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं यूसुफ अंसारी। राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसी के साथ मौत पर बवाल मचना भी शुरू हो गया। मौत पर बवाल इसलिए क्योंकि मौत का सच सामने लाने के लिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई उस पर 100% यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। न्यूज लाइन में हम सुभाष तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मौत पर बवाल क्यों मच रहा है और मौत का सच आखिर है क्या। दिल्ली गैंगरेप मामले में इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में घायल होने के बाद शहीद होने वाले कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत पर बवाल शुरू हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो कुछ सामने आया वो सुभाष तोमर की मौत की सच्चाई पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले जो कुछ भी बताया गया था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदल चुका था। यानी ये मान लिया जाए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मैनेज किया गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत पर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पर्दा हटा दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आया है उस पर कई सवालिया निशान हैं। सबसे पहले देखते हैं तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। अंदरूनी चोटें लगने से हुई है मौत, सीने पर चोट से पड़ा दिल का दौरा।
सुभाष की गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें। चोट लगने से कांस्टेबल को हार्ट अटैक। कांस्टेबल के शरीर पर चोट के निशान। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी केसी द्विवेदी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी जो मृत्यु है वो उनके सीने पर और उनकी गर्दन पर चोट लगने के कारण, जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या उनकी हड्डियों पर, सीने पर जो है वो चोट मारने से हुआ, और उसके कारण फिर उनको जो है वो एक हार्ट अटैक भी हुआ और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सुभाष तोमर की मदद करने वाले चश्मदीदों की माने तो कांस्टेबल उनके सामने भागते हुए आए और गिर पड़े, जिसके बाद उन्होंने कांस्टेबल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही चश्मदीदों का कहना है कि कांस्टेबल को किसी ने नहीं पीटा, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने ही बचाने की कोशिश की। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले अगर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने कांस्टेबल की मौत पर जो कुछ भी कहा, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सच पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। डॉक्टर की माने तो सिपाही की मौत हार्ट अटैक से हुई। उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। साथ ही डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि सिपाही को पहले से ही हार्ट अटैक से संबंधित बीमारी थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सिपाही की मौत पर चश्मदीदों के बयान और डॉक्टर्स ने जो कहा उसकी कहानी लगभग एक थी, लेकिन कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ बदला हुआ होता है और पुलिस की कहानी 100% सही साबित होती है। डॉक्टर का बयान या किसी विटनेस ने क्या बयान दिया, इस बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास चला गया है, और अब इस बारे में सारी चीजें जो हैं देखनी है आगे के लिए क्या है, किसके बयान क्या है, कैसा किसने क्या कहा, कौन आई विटनेस था, ये सब क्राइम ब्रांच देखेगी और वही आगे बताएंगे। सुभाष तोमर राइटिंग में जो इंजरीज उसको सस्टेन हुई थी, उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्या मान लिया जाए कि दिल्ली पुलिस ने छीछा लेदर होता देख पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही मैनेज करवा लिया? क्योंकि हमारे और आपके बीच में अगर बात ना बने तो मैनेज का ही रास्ता होता है, या फिर गैंगरेप मामले पर भड़के गुस्से को डाइवर्ट करने का कोई नया तरीका है। आर.के. रावत के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज के लिए। पुलिस का कहना है कि वो चश्मदीदों के बयान पर कोई कमेंट नहीं करेगी क्योंकि इसकी जांच अब सीधे क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है और क्राइम ब्रांच ही सब लोगों से नए सिरे से बयान लेगी और उसके बाद जांच होगी, तब पता चल पाएगा कि सच क्या है। बहरहाल बवाल मचा हुआ है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संवाददाता आर.के. रावत जो सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने है और सुबह से ही गैंगरेप की शिकार हुई लड़की की हालत पर नज़र बनाए हुए हैं। आर.के. रावत, ये बताइए कि 2 बार आज मेडिकल बुलेटिन रद्द हुआ। पहले खबर थी कि 4:30 बजे मेडिकल बुलेटिन होगा, फिर खबर आई वो रद्द हो गया, फिर खबर आई 6:30 बजे होगा, और फिर बीच में खबर आई कि साहब लड़की को मेदांता हॉस्पिटल भेजा जाएगा इलाज के लिए। क्या है सारा मामला आखिर? देखिए, जब हम सुबह यहाँ आए थे तो हमें ये बताया गया कि जो लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है और जो है बिल्कुल उसकी जो है बहुत मुश्किल में है उसकी ज़िंदगी। तो उसके बाद हमने इससे बात की एमएस अथानी से और जो दूसरे जो पीआरओ है उनसे, हमने डॉक्टर है उनसे बात की, तो उन्होंने बताया, हमने उनसे पूछा कि आखिर लड़की की हालत है कैसी, तो उन्होंने कुछ ही बताने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको शाम को 4:30 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे तभी बताएंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है बताइए कि क्या लड़की मतलब शाम तक जो है मतलब जिंदा स्थिति में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम शाम को बताए। तो उन्होंने जो है सारी चीज़ें नकार दी और उन्होंने शाम तक के लिए टाल दी। जब शाम को जब बुलेटिन जारी होने की बात आई, जब हम लोग अंदर जाने लगे तो हमें गेट पे ही रोक दिया गया और कहा कि बुलेटिन अभी नहीं होगा। फिर हम लोग डॉक्टर अथानी के पास गए तो वहाँ से पता चला कि अभी जो है नरेश त्रेहन आए थे, मीटिंग चल रही है और इसको जो है लड़की को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। फिर उसके बाद जो है जब मीटिंग खत्म हुई, फिर हमारी डॉक्टर अथानी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेडिकल बुलेटिन जो है अब 6:30 बजे होगा। तो 6:30 बजे हम लोग इंतजार करते रहे और 6:30 बजे जब हम लोग अंदर फिर जाने की कोशिश करने लगे तो फिर रोक दिया गया कि मेडिकल बुलेटिन आज के लिए रद्द कर दिया गया है, मेडिकल बुलेटिन अब कल होगा। तो इसके पीछे ये पूरी प्रक्रिया रही आज पूरे दिन की, और इसके पीछे पूरी क्या रणनीति रही डॉक्टरों की, क्या सरकार से इनको निर्देश मिल रहे थे, क्या पुलिस से इनको निर्देश मिल रहे थे, या फिर या केंद्र सरकार से ये लोग संचालित हो रहे थे डॉक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जी यूसुफ जी, किस तरह की गड़बड़ की आशंका है आपको? और ये बताइए कि उस लड़की की स्थिति के बारे में लगातार खबर आई थी कि उसकी हालत नाजुक है, वो काफ़ी गंभीर हालत उसकी है। कई बार खबर आई कि प्लेटलेट गिर रहे हैं, फिर खबर आई कि प्लेटलेट चढ़ाए गए हैं।
तो क्या है, और ये बुलेटिन 2 बार रद्द किया गया, इसके बारे में क्या चर्चा है, क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ साफ नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लड़की की हालत इतनी क्रिटिकल है कि उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, चाहे वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। तो शायद इसी वजह से ये लोग दबाना चाह रहे हैं, और मेदांता अगर अस्पताल में अगर इनको ये शिफ्ट करने की कोशिश में हो, तो हो सकता है कि यहाँ अगर उसकी कुछ उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी वो दिल्ली में ना हो तो गुड़गांव या हरियाणा में हो, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही हो। तो ऐसा भी संभव है कि ये लोग जो है मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की इसी वजह से बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो अस्पताल के बड़े अधिकारी अभी तक पल पल की उसकी जानकारी दे रहे थे, अब अचानक कैसी क्या बात सामने आ रही है कि उसे छुपाना पड़ रहा है, अभी हम जानेंगे। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए लाइन पर, अभी हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे, तब तक हो सकता है आपके पास कुछ और इनपुट आ जाएं। अभी हम चर्चा करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान मनोज जी से। मनोज जी, ये क्या लगता है आपको कि अब तक कल तक सारी तस्वीर आ रही थी कि लड़की की तबीयत के बारे में बुलेटिन जारी हो रहे थे, और आज अचानक 2 बार बुलेटिन रद्द करने की बात होती है, और बीच में ये भी खबर आई कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो उतनी हालत नाजुक है तो फिर क्या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना उसकी जान का रिस्क नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है कि दूसरे अस्पताल में अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा होता तो तमाम डॉक्टरों ने ये फैसला ज़रूर लिया होता, क्योंकि पहले भी हुकूमत से ये कहा गया था कि इसे अगर विदेश में अगर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे विदेश भेजेंगे। बहरहाल इस पूरे 1 हफ्ते में ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो लड़की जिसके साथ इतना बड़ा क्रूरतम वारदात हुआ, और उसकी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और दूसरा इस मामले पर जिस तरीके से जनरोष और आंदोलन उपद्रव हुआ और उसमें जो पुलिसकर्मी की जान गई, ये दोनों मामले बेहद ही अति संवेदनशील, बड़े ही अफसोसनाक और बहुत ही दर्दनाक हैं। और इस पर ये व्यवस्था पर कई तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अलग अलग तरीके से दलीलें दी जाएं, अलग अलग तरीके से आंदोलन हो जाएं, लेकिन इसकी जो असलियत जो स्थिति है वह लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे कि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत जाए। कुल मिला जुला करके ये जो पूरा जो सवाल उठता है, इस जो बलात्कार की जो ये घटना घटी, जो मूविंग बस में, और उसके साथ जो वो क्रूरतम अत्याचार किया गया, कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वह अपने आप में एक बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो इस पर केवल कड़े से कड़े कानून बनाने की जो बात की जा रही है, जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, अभी हम जानना चाह रहे थे कि ये जो अचानक हुआ कि वेदांता अस्पताल शिफ्ट करेंगे, बुलेटिन रद्द किया गया 2 बार, तो क्या अस्पताल प्रशासन कुछ छिपाना चाहता है? नहीं, अब इस पर क्या कहा जा सकता है। अब इस पर तो जो रिपोर्टर लोग मौजूद हैं वही अपने सूत्रों से पता कर सकते हैं। बाकी सब लोगों का ध्यान, मेरा भी ध्यान उस लड़की के मतलब रिकवरी होने पर ही है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में बड़े ही आशाजनक बयान आए, चाहे उसके लीवर की प्रॉब्लम थी तो वो लीवर ठीक हो रहा था, प्लेटलेट की प्रॉब्लम थी तो प्लेटलेट भी ठीक हो रहा था, जो रक्त जो स्त्राव है, जो ब्लीडिंग जो है, अब उसको डॉक्टर लोग किस तरीके से कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन ऊपरी तौर पे खबरें तो यही है कि उसकी स्थिति बड़ी खराब है। तो ये जो जिंदगी की वो जंग लड़ रही है वो लड़की, अगर वो जीवित होती तो मुझे लगता है इस देश में नारी के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर एक वो बहुत बड़ी रोल मॉडल बनती। जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ वह एक युवती जो मलाला जो बनी है, भगवान ने उसे बचा लिया, तो हम यही चाहते थे कि ये लड़की भी बचे, जिससे कि इस देश में एक नया एजेंडा जो है कानून व्यवस्था को लेकर के, पुलिसिंग को लेकर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के और फास्ट जुडिशियरी को लेकर के एक नया एक तरह से संकल्प देश में लिया जाता है। प्रतीक तो वो बनी गई है। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो सुभाष चंद्र तोमर जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे, उनकी मौत हुई है और उस पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि कुछ का कहना, पुलिस का कहना है कि उनके गंभीर चोटें आई थी, उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ। और जो चश्मदीद वहाँ पर थे उनका कहना है कि वो भागते हुए आ रहे थे और गिर गए। और वो फुटेज भी तमाम टीवी चैनलों पे, हमारे चैनल 1 ने भी वो चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरह से वो गिरे और वो लड़का और लड़की दोनों उसकी मदद कर रहे थे। तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाएगा मनोहर जी? देखिए, जिस तरीके से मीडिया ने, पुलिस ने जिस तरीके से चार्जशीट दायर किया
और जिस तरीके से 7-8 लोगों का नाम आ गया और उसके आफ्टर इफेक्ट में यह हुआ कि केजरीवाल का बयान आया कि हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं थी और एक टीवी चैनल ने वो तमाम फुटेज जो दिखाए, तो उससे यह लगता है कि पुलिस का असली चेहरा यही है, किस तरीके से निर्दोषों को फंसाया जाता है। बाकी उनकी जान गई, इसके प्रति हमारी बहुत घोर संवेदना है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि इस तरीके के मॉब में जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि यह इंटेंशनल था या एक स्पॉन्टेनियस था। इतने हजारों की भीड़ को अगर नियंत्रित करना है तो पुलिस पर भी रिस्क रहता है और उस रिस्क के साथ उनकी जान गई है। लेकिन जिस तरीके से फुटेज आया है उससे यह नहीं लगता है कि किसी मेलाफाइड इंटेंशन के तहत उनकी हत्या की गई हो या किस तरीके से मारा गया हो। अगर मारा भी गया है तो मुझे लगता है वो अनजाने में एक तरह से किया गया है, न कि उसके पीछे कोई मंशा है। जी मनोज जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान हरराम सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भी हैं। हरराम जी स्वागत है आपका चैनल 1 में। धन्यवाद। और आपसे आपने जो देखा, जो चर्चा चल रही है कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की एक मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कहती है, दिल्ली की पुलिस कुछ कहती है और आरएमएल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो कुछ कहते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जब अस्पताल में उन्हें लाया गया था उस वक्त उनके सीने पर या गर्दन में या शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई गंभीर चोट नहीं लगी हुई थी, ना ऊपरी तौर पे ना कोई अंदरूनी चोट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि गर्दन पे चोट लगने से और सीने पे चोट लगने से की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उस हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान गई। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, सबसे पहला मामला तो ये, इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि देश सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को मैं मानता हूं कि दिल्ली की पुलिस पे एक बहुत सवालिया निशान इस रेप के बाद लगा। लेकिन जिस तरीके से देश के संवेदनशील, अति संवेदनशील जो इलाके हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो या राष्ट्रपति भवन हो, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अपनी एक कार्रवाई उसमें कर रही थी, जबकि कुछ लोगों पर, निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है और कुछ उन पर मुश्किलात आई। लेकिन इसकी पूरी तरीके से अभी एक रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तभी इस पर कुछ कह पाना ज़्यादा मैं समझता हूँ मुनासिब रहेगा कि उनकी मौत किस तरीके से हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, आपके कई मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है सुभाष चंद्र तोमर की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी और पूरी तरीके से आ जाए तो तभी इस पे कुछ मैं बता पाऊंगा। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, 8 लोगों को, उन्हें अदालत में पेश किया गया। वह पुलिस की काफ़ी फजीहत हुई, क्योंकि जब वकील सफाई ने सवाल पूछे पुलिस से तो पुलिस के पास जवाब नहीं था। और जो फुटेज आपने चैनल 1 समेत तमाम चैनलों पर देखी, जिसमें वो दिखाया गया कि उनमें से 8 में से जो अदालत में पेश किए पुलिस ने पकड़ के, और जिन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने हत्या की है, हत्या का आरोप और हत्या का मुकदमा जिनको पर दर्ज किया पुलिस ने, उनमें से एक आदमी भी उनके आसपास मौजूद नहीं है। तो ये इस पुलिस का ये कौन सा चेहरा है? देखिए, इस सारे तमाम इस मुद्दे पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस का इसमें काफ़ी गैर जिम्मेदाराना रोल तो रहा है, और पुलिस के इस रवैये की वजह से देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्षा और दिल्ली की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने पूरे टीवी चैनलों के माध्यम से, आज पी चिदम्बरम साहब ने भी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपॉलोजी की है और देश के सामने एक ये रखा है कि हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। और जहाँ तक पुलिस का इस मृत्यु के बारे में कहना है, इस पे भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, अभी कुछ बहुत कहना जल्दी में समझता हूं। हम इस पर राय लेते हैं अपने संवाददाता की, राकेश रावत की, जो कि सफदरजंग अस्पताल के सामने बने हुए हैं और वो अपराध की हमारी जो टीम है, क्राइम टीम, उसके हेड भी हैं और पुलिस के में अंदर तक उनकी तय पकड़ भी है। राकेश जी, ये बताइए कि पुलिस ने जो एक्ट किया, ये एक कांस्टेबल की मौत के लिए जिम्मेदार 8 लोगों को पकड़ा, जिनमें से 8 लोगों की अलग अलग लोकेशन से पकड़ा गया और पुलिस ने ये बताया कि ये हमले के वक्त वहाँ मौजूद थे, और बाद में उनकी 8 जगह, अलग अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी साबित हुई है। तो पुलिस का ये कौन सा चेहरा सामने आया है? देखिए, ये जब इतवार को जब ये मामला हुआ, दिन में 3:30 से 4 के बीच में ये घटना हुई, उसके बाद जो है पुलिस, जब इनकी तबीयत खराब हुई सुभाष चंद्र तोमर की, तो पीएस तिलक मार्ग के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया गया 307 का, जिसमें चमन कुमार जो एएपी पार्टी है उसके सदस्य थे, उनके खिलाफ किया गया, और अमित जोशी, कैलाश जोशी, इनके खिलाफ किया गया। इसके अलावा 5 लोग अन्य थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जब ये कल सुबह, जब इनकी सुबह 6:40 में मौत बताई है, डॉक्टर मौत बता देते हैं, तो उसके बाद जो है ये मामला जो है 307 से 302 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके ठीक 12 बजे जो है अमित जोशी और कैलाश जोशी जो है हाईकोर्ट में एक रिट दायर करते हैं कि हम जो है उस समय मेट्रो में थे और हमें जो है इसमें आरोपी बनाया गया है। तो उसके बाद जो है
जो हाईकोर्ट जो है एक नोटिस जारी करता है दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी को, आप कारण बताओ नोटिस जारी करता है कि आप बताइए कि आपने किन वजहों से इनको जो है क्या आइडेंटिफिकेशन है आपके पास कि आपने इनको 302 की धारा में निरुद्ध किया है, और डीएमआरसी को बताया कि आप अपनी फुटेज देख के बताइए सीसीटीवीज में क्या ये मेट्रो में थे या नहीं थे। तो इसके लिए जब पुलिस के ऊपर जब नोटिस जारी किया तो पुलिस उसमें सकपकाई, और उसके बाद जब ये पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, और फिर इसके बाद जो है आरएमएल के जो एमएस है डॉक्टर सिद्धू, उन्होंने भी जो बयान दिया, तो उसके बाद जो है मामला बिल्कुल बिगड़ता चला गया। लेकिन जब 2:30 से 3 बजे के करीब आज जब नई दिल्ली के एडिशनल सीपी जो है केसी द्विवेदी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा किया, तो अब उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि पोस्टमार्टम के अंदर जो सुभाष तोमर की जो मौत हुई थी वो गले और चेस्ट की चोट के कारण हुई थी, और उनके पेट में काफ़ी गंभीर चोटें थी, जो अंदरूनी चोटें थी, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मौत हुई है। तो उनकी मौत जो है चोट लगने के कारण ही हुई है, और वो उसके बाद हार्ट अटैक हुआ है। तो बयान विरोधाभासी भी थे दिल्ली पुलिस के, क्योंकि वो संभालना चाह रही थी उस मसले को कि जब उन्होंने लाठी चार्ज किया था उसका उन्हें जवाब भी देना था। बहुत एजेंसीज जो उनके जवाब मांग रही थी, सरकार उनसे जवाब मांग रही थी, राज्य सरकार उनसे जवाब मांग रही थी। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये कहना जरूरी बन गया था कि ये जो मामला था ये गैर इरादतन हत्या का जरूर था, क्योंकि इन लोगों ने जो है उसके चेस्ट पे, गर्दन पे और जो पेट में जो है गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके बाद वो गिर पड़े, उसके बाद जो है इनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद जो है उनकी मौत हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है। लेकिन अब ये जो स्थिति है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज करवाया गया, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम ब्रांच के पास है। क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है कि आखिर ये सुभाष चंद्र तोमर की मौत का मामले की आखिर वजह क्या है। ये जो लोग इसमें निरुद्ध किए गए 8 लोग, ये इनको क्यों किया गया। बने रहिए, पुलिस की इन करतूतों के बारे में, कारनामों के बारे में हम भी आपसे दोबारा बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, और हम उनसे जानते हैं कि क्या हार्ट अटैक के मामले में जो इस तरह की जो अंदरूनी चोटें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस कितना हैं, कितने इम्कानात होते हैं। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब चैनल 1 में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि साहब उनके गर्दन पे, सीने में और पेट में अंदरूनी चोट थी, उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उस हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। तो कितने चांसेस होते हैं इस तरह की अंदरूनी चोट के बाद हार्ट अटैक आने के? इसमें 4 इश्यूज हैं जी। पहला इशू ये है कि उनको हो सकता है नेचुरल हार्ट अटैक हुआ हो, वो पता लगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब एडवांस रिपोर्ट आएगी कि उसमें ब्लॉकेजेस थे कि नहीं थे। जी। दूसरा, ब्लंट ट्रॉमा से भी हार्ट अटैक हो सकता है, इसको हम कंडीशन को बोलते हैं कमर्शियो कार्डियक। जैसे फुटबॉल जोर से लगे हार्ट अटैक हो जाए, और हमारे एक डिमेलो क्रिकेटर था, उसकी ऐसे ही स्पोर्ट्स खेलते हुए डेथ हुई थी। तीसरी चीज है कि जो हड्डियां टूटी हुई मिली हैं, तो क्या वो ब्लंट ट्रॉमा से हुई है या सीपीआर से हुई है। जब आप चेस्ट को रिससिटेट करते हो तो उससे भी हड्डियां टूट जाती हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को और डिटेल के अंदर में आएगी, इससे पता लगेगा। जी। तो जो हालात थे उस तरह के, और जो जिस तरह से आज चैनल 1 ने दिखाया और बाकी टीवी चैनल्स ने भी दिखाया कि सुभाष चंद्र जो थे वो दौड़ते हुए आ रहे थे और फिर वो अचानक गिरे और 2 लोगों ने उनकी मदद की, और दोनों लोगों ने आज तमाम टीवी चैनल के ऊपर बैठकर अपना बयान दिया कि किस तरह से उन्होंने हादसे को होते हुए देखा। तो क्या उस तरह के हादसे में ये सीने की हड्डियां का टूटना और अंदर चोट आना पॉसिबल है? गिरने से हड्डियां नहीं टूटेंगी, हड्डियां तो मोस्ट लाइकली सीपीआर से टूटी होंगी। उनको जब कार्डियक अरेस्ट हुआ और जब उनको सीपीआर किया गया तो उससे हड्डियां टूट सकती हैं। जहां तक सवाल है, अगर वो भागते हुए गए तो नेचुरल हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनकी हार्ट की आर्टरीज हैं उसका माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट आएगा, उससे पता लगेगा। अच्छा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो माइक्रो रिपोर्ट की आपने बात की, उसके बाद ही इस बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके पास सीधे चलते हैं। कासमी साहब, जो इतना बवाल मच रहा है को लेकर के, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो ये घटना घटी है और एक हमारी बच्ची के साथ जो रेप हुआ, और उसमें जो लोगों का गुस्सा आया और गुस्से पर जिस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया है, वो तरीका गलत है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी माना है और देश के जितना बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मान रहा है
कि गुस्से पे कंट्रोल तो यकीनन जनता को करना चाहिए था, मगर उन नौजवानों ने अगर ऐसा किया और उसमें कुछ जैसा कि माना जा रहा है कुछ असामाजिक तत्व उसमें जुड़ गए थे, अहिंसात्मक रहना चाहिए था प्रोग्राम, ये जितना आंदोलन था ये अहिंसात्मक होना चाहिए था, या हिंसा की तरफ बढ़ा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और उस दुर्भाग्यपूर्ण में जो हमारी बच्ची डैमेज हुई थी उसके साथ एक नौजवान, चाहे वो हार्ट अटैक से मरा है या वो चोट से मरा है, ये नुकसान है। और ये कहीं ना कहीं हमें जो है दोनों हमें शर्मिंदा करता है कि हमें संयम को नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसा कि हमने अपने संयम को छोड़ा है और उससे हमें नुकसान हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस के आला अफसरों को ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे उन नौजवानों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता और उन्हें मोहब्बत के साथ प्रयास किया जाता। जिस तरह से लाठीचार्ज किया वो गलत है, और अगर उसमें असामाजिक लोगों के द्वारा ऐसा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात कही कि लाठीचार्ज किया गया वो गलत है। हम अभी चलते हैं अपने हमारे साथ मौजूद हैं मनोहर जी। मनोहर जी, अभी आपने सुना डॉक्टर के अग्रवाल बता रहे थे कि किन किन वजहों से हार्ट अटैक हो सकता है या जो फ्रैक्चर है वो किस वजह से हो सकता है, लेकिन जब तक बारीकी से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं देख लेंगे या उसकी डिटेल नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी कहना इसके अंदर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कथनी और करनी में कि एक बार पुलिस के कमिश्नर कहते हैं कि साहब गहरी चोट लगने से बयान उनकी मौत हुई है, तभी आरएमएल के डॉक्टर कहते हैं कि साहब उनके पास चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो बात वही निकलती है जो पुलिस कमिश्नर ने कहा और पुलिस के दूसरे अधिकारी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर वही बात बताई है। तो क्या आपको कहीं लगता है कि ये रिपोर्ट मैनेज की गई हो सकती है? नहीं, अभी इस मामले में एक तरह से ऊहापोह की स्थिति है। अब जैसे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी वो कैटेगोरिकली वो मीडिया को अभी जारी नहीं की गई है, और जो आपके जो विशेषज्ञ डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट ने जो बताया बड़े ही उन्होंने एक तरह से साइंटिफिकली और तमाम प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। तो अब ये सब डिपेंड करता है कि किसकी नीयत कैसी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस यहाँ पर थोड़ा सा एक बदले की भावना से अपना वो जेस्चर दिखा रही है। ये तो चल ये मॉब है, मैंने पहले भी कहा कि इस मॉब में कुछ भी हो सकता है, उनको दौड़ने में भी हो सकता है उनको गश आ गया हो और जान चली गई हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि कई सारे फुटबॉलर, क्रिकेटर या एक एथलेटिक्स थे जो है उनका जो है बहुत बड़े एक फुटबॉलर थे चीमा। क्या इस तरीके से ये भी मुमकिन है क्योंकि वो भीड़ को भगाते हुए पीछे से आ रहे थे, भीड़ को खदेड़ते हुए, तो जहां से खदेड़ना शुरू किया था वहां कुछ झड़ापुर की भीड़ के कुछ लोगों के साथ हुई हो और वहां उनके चोटें आई हों और कुछ 100-200 कदम दूर चलने के बाद वो गिरे हों। बिल्कुल, देखिए ये तो मतलब कि ऑल ऑफ सडन ये सारी घटनाएं हुई हैं। इसमें इतना तो जरूर है कि किसी का इरादा नहीं रहा होगा, और मॉब को जब कंट्रोल करती है पुलिस तो पुलिस को भी रिस्क लेना पड़ता है। तो यहाँ बदले की भावना में ना जाके इसकी साइंटिफिकली जो है तहकीकात हो, और ज़्यादा बड़ा मूल मुद्दा ये है कि अभी ये तो गुजर गए, बाकी उस लड़की का मामला जो बड़ा संवेदनशील है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज इस देश में अब जरूरत आ गई है कि देश में पुलिस रिफॉर्म को लेकर के एक बड़ा डिबेट हो, तो वह पुलिस जिसमें कि मानवीय चेहरा दिखे, वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, न कि वो मध्य युग की याद दिलाए जो कि गाली गलौज की भाषा जानती है और लाठी का इस्तेमाल करना जानती है। पुलिस में कहीं ना कहीं एक उसका व्यवहार, जनता के प्रति सेवा की भावना और कुल मिला जुला करके इंटेलिजेंस, ये चीजें पुलिस में दिखनी चाहिए। लेकिन आज की जो पुलिस है वो जो है नेताओं के प्रति तो रेस्पॉन्सिबल है और नेताओं के जरिए उनकी बातों को मानती है, लेकिन जनता के प्रति वो अपनी कोई जिम्मेवारी तय नहीं करती है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे डिसीजन मेकर देश के पुलिस को वो कैसा रूप देना चाहते हैं, कैसा रंग देना चाहते हैं, जिससे ये चीजें मैनेज हो। मनोज जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया कि अगर उनके साथ मारपीट हुई होगी या धक्का मुक्की हुई होगी तो इरादा उनकी हत्या करने का नहीं रहा होगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना था तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करना था, जबकि पुलिस ने सीधे सीधे हत्या का प्रयास और बाद में वो 307, 302 में बदल दी गई। बिल्कुल, देखिए आप तमाम पिक्चरों में देखते होंगे जब पिकेटिंग की प्रक्रिया होती है, तमाम आंदोलन और इस तरीके की चीजें होती हैं, और जब पुलिस रोकती हैं, जो प्रदर्शनकारी जो पुलिस के बिल्कुल आगोश में आ चुका होता है, जिसे वो पकड़ सकती है और वो निहत्था होता है, अकेला होता है, वहां पर 4 पुलिस वाले डंडे मारते हुए दिखते हैं, और एक बार नहीं, ये हजारों बार दिख चुका है। तो क्या इस तरीके का क्यों नहीं रोक लगाया जाता है कि जो प्रदर्शनकारी आपके आगोश में है उस पर ताबड़तोड़ क्यों लाठी मारा जाता है? और पुलिस की जागृति से तो कई
सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अगर इस तरीके का आरोप किसी पुलिसकर्मी के साथ हुआ है तो एक मानव होने के नाते हमारी संवेदना है, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना, चूंकि वो मॉब को नियंत्रित कर रहे थे और मॉब के जरिए कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन यह भी जरूर है कि इसकी टेक्निकलिटी और इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी जो है और जो पूरा जो फैक्ट है वो क्लियर कट लोगों के पास आना चाहिए। और इस देश में पुलिस व्यवस्था, दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और देश में जो जुडिशियल जो तरीका जो है उसको फास्ट ट्रैक पर लाने का, इस पर एक नए सिरे से बहस होना जरूरी है। क्योंकि ये जो बलात्कार की जो ये क्रूरतम घटना हुई है आज इस देश में एक बहुत बड़े सवाल खड़ा कर गई है कि इस देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के भी तमाम मुद्दों पर जो है पूरी गहरी तहकीकात हो, समाज विज्ञानी, राजनीति विज्ञानी और प्रशासक तीनों मिल करके जो है इसका एक ऐसा आइडियल रास्ता निकाले कि जिससे देश में आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। हाँ, हरराम जी क्या कहेंगे आप, जो अभी बात कही मनोहर जी ने कि एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, एक व्यापक सुधारों की बात उन्होंने की कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी शामिल है, पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आए, कैसे संभव लगता है? आप सिस्टम का हिस्सा चुकी हैं तो आपसे जानने की देखिए, बिल्कुल मनोहर जी सही फरमा रहे हैं कि अभी पुलिस में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के एक सामाजिक ताने बाने में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज हम बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान की तरफ शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम मॉरल वैल्यूज़ पे काम नहीं कर रहे, मॉरल एटीट्यूड हमारा उस पर पढ़ाई नहीं हो रही है। यही एक कारण है कि देश में जो ये इस तरीके की बलात्कार की घटनाएं, स्कूल में अगर हम मॉरल वैल्यूज पे काम करें, एक अलग से सब्जेक्ट हो, ऐसी पुलिसिंग में अगर इस तरीके से मॉरल वैल्यूज पे काम करा जाए, आपस में जिस तरीके से भागीदारी के साथ बैठकर कार्यक्रम जनता और पुलिस का समन्वय बनाया जाए, इस पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इश्यूज पर कुछ उपद्रवी तत्व, ऐसे जो तत्व हैं, जैसा कि इसमें रहा होगा, चाहे वो इंटेंशनली ना करा हो, एक मॉप है, एक यंगस्टर्स हैं और वो आए, उन्होंने किसी को धक्का मुक्की की, यह भी एक देखने का बहुत बड़ा विषय है कि कहीं ना कहीं ये सारा सब कुछ मॉरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ मुद्दा। और इसमें ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पुलिस को तो इसमें अपना रिफॉर्म्स करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है और 80,000 पुलिसिंग से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और पुलिस अगर और ज़्यादा भी हो जाए तो कहीं ना कहीं समाज में एक हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज को हमने एक सही ढांचा तैयार करना है, तो आपस में समन्वय से तैयार हो सकता है। बहुत सही बात आपने कही कि सामाजिक ढांचा अगर तैयार करना है समाज में नए सिरे से, तो उसके लिए काफ़ी जिम्मेदारी से भी काम लेना होगा और पुलिस की संख्या के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी और उसका चेहरा भी बदलना होगा। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे और बात करेंगे कुछ और मुद्दों की, और साथ ही जानेंगे उस वक्त क्या हुआ था जब हेड कांस्टेबल को अचानक हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त वहाँ मौजूद थी पाउलिन, जिन्होंने उनकी मदद की। पाउलिन की कहानी जानेंगे उन्हीं की जुबानी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, बने रहेगा हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ लाइन में, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बवाल मचा है कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की मौत के बाद। उसको सियासत भी हो रही है और कई अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं।
पुलिस का दावा कुछ और है, अस्पताल के डॉक्टर का दावा कुछ और है और इस पर पूरी तरह से मतभेद हैं कि किस तरह से उनकी मौत हुई है, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं लीपापोती की कोशिश भी हो रही है। अभी हम चलते हैं सीधे देखते हैं कि उस वक्त जब सुभाष चंद्र तोमर को हार्ट अटैक आया भीड़ को खदेड़ते हुए, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त क्या कहानी थी और देखते हैं उस वक्त जो मदद करने आई थी पाउलिन, जो कि खुद एक प्रदर्शनकारी थी, उनके खुद सर में चोट लगी हुई थी, किस तरह से उन्होंने सुभाष चंद्र तोमर की मदद की। देखते हैं इस कहानी को पाउलिन की जुबानी। कोई चोट नहीं हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, जैकेट के अंदर चोट नहीं लगे थे क्योंकि जैकेट हमने खोल दिया था। जैकेट खोल दिया था, शर्ट के जो अंदर की जो शर्ट है उसका बटन भी हमने खोल दिया था। वहाँ पे कोई चोट नहीं था, बस पसीना ही पसीना था। हाँ, भीड़ था जब हम आए थे तो सारे क्राउड भाग रहे थे। तो उसी समय जब ये जो पुलिस है वो जब ये कोलैप्स हो गए थे तो वहाँ पे कोई भीड़ नहीं था, यानी कि 50-60 मीटर की दूरी थी भीड़ और ये जो इंसिडेंट जो हुआ था। तो एकदम से वो यानी कि वॉमिटिंग करके ऐसे अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हमने सोचा, तो भीड़ भी अचानक फिर भीड़ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने सोचा अगर भीड़ आगे बढ़ गई तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो हमने 20-30 मीटर की दूरी पे उनको साइड पे रख दिया था उसको कि एम्बुलेंस तो बुलाओ। वहाँ पे कोई भी जो पुलिस वाले थे वो मदद करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था, वो खड़ा ऐसे ही देख रहा था और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो पीछे एक दो कांस्टेबल आए थे, तब उन्होंने थोड़ा सा मदद तो किया था। फिर भी हमने प्रेस वालों से भी कहा था और पुलिस वालों से भी कहा था, यार खड़ा मत देखो यार, कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। मैं चिल्ला रही थी। तो देखा आपने किस तरह पाउलिन ने बताया कि उस वक्त जब सुभाष चंद्र तोमर घायल अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया तो किस वक्त वो बेहोश हो गए और उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, आसपास एम्बुलेंस भी नहीं थी और उनके साथी जो पुलिसकर्मी थे वो भीड़ को खदेड़ने में लगे रहे। उनका ध्यान सुभाष चंद्र तोमर की तरफ उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था। तो यहाँ जो चश्मदीद हैं उनसे ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और हो सकता है कि उससे पहले जब वो भीड़ को खदेड़ते हुए आ रहे थे तब उनका कोई क्रैश हुआ हो, लेकिन इसकी कहीं से अभी तस्दीक नहीं हुई, कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह नीरज कुमार जो दिल्ली के कमिश्नर हैं उन्होंने जो बात कही थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन पर काफ़ी जानलेवा हमला किया गया और हमले की वजह से ही उनकी मौत हुई है, वो बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साबित करती है लेकिन हालात साबित नहीं करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने संवाददाता राकेश रावत के पास जो सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने जो अभी बात मनोहर मनोज ने उठाई थी कि गैर इरादतन ये इरादा नहीं रहा होगा प्रदर्शनकारियों का कि वो कांस्टेबल को मार दें, तो अगर ऐसा इरादा नहीं रहा होगा तो पुलिस ने 307 क्यों लगाई, हत्या का प्रयास क्यों किया और बाद में उसे 302 में को तब्दील किया, जबकि वो अगर गैर इरादतन हत्या थी तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था। राकेश रावत क्या कहेंगे? देखिए यूसुफ जी, इसमें जो जिस समय ये सुभाष चंद्र तोमर के साथ जो ये वारदात हुई, इस वारदात को जिसने भी चाहे वो उनकी वैसे मौत हुई हो, हार्ट अटैक से हुई हो या फिर उनको जो है हर्ट किया गया हो, तो लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई तो उसके पुलिस ने जो देखा कि जो मॉब आ रही थी, मॉब ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद वो एकदम भागे हैं पीछे। उस आधे मिनट में क्या हुआ उनके साथ, उसके बाद जब वो मॉब पीछे हो गई है तो वो जो है उनकी इरादतन हत्या के हिसाब से ही पुलिस ने उस पर धारा लगाई। लेकिन ये इरादतन हत्या नहीं हो सकती क्योंकि मॉब नहीं चाहती थी कि किसी की हत्या करे। वो तो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन पुलिस जो उनको बार बार खदेड़ रही थी और वो जो है राजपथ की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस उनको बार बार रोक रही थी। इसी बीच में सुभाष चंद्र तोमर फंस गए। लेकिन ये 302 तो राकेश ये बताइए, आपने पुलिस अधिकारियों से आपका नाता रहता है, पुलिस पर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, कवरेज करते रहे हैं, तो ये आप भी मानते हैं कि इरादतन हत्या का मामला नहीं था, पुलिस को गैर इरादतन हत्या का मामला इस पर बनाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इरादतन हत्या का मामला बनाया, तो ये पुलिस की चूक है? क्या ऐसा लगता है कि बदले की कार्रवाई से पुलिस ने काम किया, खुन्नस में आकर, गुस्से में आकर?
जी बिल्कुल, ये एक चूक तो जरूर है और इसको बदले की कार्रवाई भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं उस समय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही मौजूद था। वो मेरे साथ कुछ ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी मौजूद थे जिनके साथ में था। अगर मैं उनकी तरफ नहीं होता तो हो सकता है मेरे भी काफ़ी चोटें आती। तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्थिति कैसी है, तो उन्होंने कहा कि ये अगर मीडिया यहाँ नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। दूसरा कि हम इतना अनुमान लगाने में कमजोर पड़ गए कि इतनी भीड़ आ जाएगी और इसको संभालने में इतनी मुश्किल होगी। और तीसरा कि अगर मीडिया 15 से 20 मिनट के लिए अपने कैमरे नीचे कर ले तो हम इनको 10 मिनट में खदेड़ देंगे। लेकिन जब ये सुभाष चंद्र तोमर की वारदात हुई उसके बाद जो है एक बड़े अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने कहा कि अब इनको छोड़ना नहीं है। अब इन लोगों ने जो हमारे पुलिस कर्मचारी के साथ किया है, अब इनके साथ जो है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। इसके बाद जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो मंजर था वो युद्ध के मैदान में बदल गया था इंडिया गेट का। और उसके बाद जब 2 वाटर कैनन और 3 जो है टीयर गैस की गाड़ियां, इसके अलावा जो हवाई फायरिंग चली है और लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने चारों तरफ से घेर के जो सबको पीटा है और सबको, इसमें मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। लगभग 12 से 14 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो वो कार्रवाई जो थी वो बदले की कार्रवाई थी, जिससे पुलिस जो है उपद्रवियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो शुरू में तो नहीं चाह रही थी कि इनके साथ जो है जो बहुत कैड़ा प्रभाव किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है जब इसकी सुभाष चंद्र तोमर की जो मौत के जब घायल हुए तो उसके बाद जो पुलिस बहुत ज़्यादा उग्र हो गई और उग्रता के बाद जो कार्रवाई हुई वो सबके सामने है। वो बदले गए। राकेश जी, आपने जो आंखों देखा हाल बयान किया है उससे हमारे मेहमानों के चेहरे के भाव भी बदल गए हैं। हरनाम जी, क्या कहेंगे इस आंखों देखा हाल सुनने के बाद के, किस तरह पुलिस ने बदले की भावना से कार्रवाई की? हमारे संवाददाता बहुत जिम्मेदारी के साथ बात बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त ये मौका वारदात में मौजूद थे। तो क्या पुलिस को ये बात कहनी चाहिए कि मीडिया अगर नहीं होता तो हम ये करते, अगर मीडिया नहीं होता तो ये सच सामने नहीं आता कि सुभाष चंद्र तोमर किस तरह से बेहोश होकर वहाँ गिरे, और वरना पुलिस अपनी झूठी कहानी को सच बना देती? देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि मीडिया एक अपने आप में जैसा कि देश का चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने ही बहुत सारे केसेस को, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो रेप विक्टिम्स की अगर सही मायनों में आज ये इतना बड़ा एक मोमेंटम जो खड़ा हुआ है, जो आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से लोग इसको देख रहे हैं और आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक समाज के बदलाव का एक आपने दिखाया है, दर्शाया है इसको। और मैं मानता हूं कि अगर पुलिस इस तरीके की अगर कार्रवाई को ये अगर मीडिया के सामने रख रही है कि आप कैमरा हटा लीजिए और हम इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है अगर इस तरीके की उन्होंने कार्रवाई को कहा है। और मैंने जैसे पहला कहा, मनोहर जी भी कह रहे थे कि सही मायने में पुलिस की रिफॉर्मिंग की बहुत ज़रूरत है। और मीडिया ने जिस तरीके से इस इशूज़ को और पिछले कई इशूज़ को जो जिस तरीके से संवेदनशील तरीके से दिखाया है, कहीं ना कहीं समाज में एक नई जान फूकी है और समाज में अवेयरनेस लाई है। तो इस बारे में मैं मीडिया को बधाई देता हूं। और कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से ही आज एक देश में इस तरीके का जो रेप के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ है, पूरे देश में एक मोमेंटम तैयार हुआ है, एक माहौल बना है, वो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक नया कानून बनाने की दिशा में और तेजी से काम लाएगा। जी, वीडियो को बधाई देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी। अभी हम चलते हैं शमून कासमी साहब के पास। शमून कासमी साहब भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पुलिस की लाठियां खाने का उनका बहुत पुराना तजुर्बा है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। शमून साहब, जो अभी हमारे संवाददाता ने बताया, आपने सुना होगा कि किस तरह से पुलिस बदले की भावना से वहाँ काम कर रही थी, और ये भी कहा कि अगर 15 मिनट के लिए सिर्फ कैमरे आप लोग बंद कर दें तो हम बताते हैं भीड़ कैसे नहीं हटती है। आप कई आंदोलनों से लगातार जुड़े रहे हैं और बड़े बड़े आंदोलनों का आप हिस्सा रहे हैं, आप भी पुलिस के इस साइकोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? क्या पुलिस वाकई इतनी बेदर्द हो सकती है, बदले की भावना इतनी कूट कूट के पुलिस के अंदर भर सकती है कि वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाती है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पुलिस के डंडे नहीं खाए हैं, और आपको बता दूं, आंदोलन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हैं, पुलिस भी हमारे समाज का हिस्सा है और इसी समाज से मिलकर के वो पुलिस में गए हैं। जब तक अगर आप उन्हें ये बताने में कामयाब हो जाए कि तुम हमारा ही हिस्सा हो, समाज का एक हिस्सा हो, कल हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो, अगर उनके अंदर ये एहसास बेदार हो जाए कि हम अपने परिवार के साथ ऐसा अगर वो नहीं कर सकेंगे, अगर उन्हें ऐसा हम मॉरल वैल्यूज़ की तरफ लेकर के आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आंदोलन कैसे चलते हैं। हमने आंदोलन को चलाया है और वो आंदोलन अहिंसात्मक था और बहुत ही हम कामयाबी के करीब पहुंच गए थे। आज वो लोग
आज उन्हें एहसास होना चाहिए उन लोगों को जिनकी वजह से एक कामयाब आंदोलन जो है बिखर गया, और आज उन बच्चों ने जिस तरह से आज आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के कामयाबी की तरफ वो बढ़े हैं, वो लायक मुबारकबाद हैं। और उन लोगों को मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं बैठ करके उन्हें उन लोगों को दोषी करार देना चाहिए। मेरी मुराद है अरबिन एंड ग्रुप से, अरबिन एंड कंपनी से, कि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज एक ऐसा कानून जो हमारे पास बनने जा रहा था और आज उन बच्चों ने हमें शर्मिंदा कर दिया कि आज देखिए अगर तुम हमारे बड़ों कोई काम नहीं करोगे तो हम उस काम को अपने हाथ से करा लेंगे और हम सरकार को मजबूर कर देंगे। और आज सरकार मजबूर हुई है, प्रधानमंत्री ने यह माना है कि ये आंदोलन तो ठीक था मगर जो तरीका था वो गलत था। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी संयम रखना चाहिए और हमें बिल्कुल हिंसा का तो सहारा लेना ही नहीं चाहिए। और पुलिस को हमें ये बता देना चाहिए कि पुलिस हमारी सेवा के लिए है, ना कि हमारे ऊपर लाठी बरसाने के लिए है। ये हमें बता देना चाहिए। हम पुलिस कमिश्नर से भी यानी कि आप पुलिस के इस बर्ताव को आप बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं कि पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत होती है और पुलिस 8 ऐसे लोगों को खड़ा करती है जो वाक़ई वारदात पर नहीं थे, अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, और उन्हें मुलजिम बनाकर अदालत में पेश करती है। आप सही मानते हैं इसको? नहीं, ये देखिए, इसे सही नहीं मानना चाहिए। अगर उन बच्चों की तरफ से वो, जैसे अभी और दूसरे लोगों ने कहा कि गैर इरादतन हत्या ये हुई है, हत्या हुई है, वो हमारा नौजवान गया है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। मगर हम आपसे ये बताना देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उसे पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि समाज में मैसेज आए कि वो बदले की भावना से। लेकिन क्या इस मामले में आपको पुलिस कहीं संयम से काम लेती हुई नजर आई? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि पुलिस संयम से काम ले नहीं रही है, उसे कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पुलिस से सीधा ये चाहेंगे, संवाद करना चाहेंगे और सामाजिक लोग उनसे संवाद करना चाहिए। और हमने अनेकों बार पुलिस से जब बात की है और बताने की कोशिश की है तो वो बैकफुट पर आए हैं और उन्होंने इन बातों को महसूस किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। इसमें भी हम पुलिस कमिश्नर से और पुलिस से चाहेंगे कि वो अपने रवैये के अंदर तब्दीली लाएं और अपने सबऑर्डिनेट को वो इंसानियत की शिक्षा दें और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि कहीं भी वो हम देशवासी हैं, अपने देश के लोग हैं, कोई विदेशी नहीं है। उस पर अगर हम ताकत का इस्तेमाल करें तो ये सोच के करें कि इसमें हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां भी हो सकती हैं। जी मनोहर जी, जो अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, हालांकि पहले उन्होंने पुलिस की पैरवी एक तरह से की और वही उन्होंने कहा कि पुलिस को भी संयम से काम लेना चाहिए, तो कैसे? मैं पुलिस की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस भी हमारा हिस्सा है। नहीं, लेकिन देखिए, अब इन्होंने मोमिन साहब ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि आंदोलनों का पर्पस क्या होता है? क्या ये जज्बात का एक पुंज है जो कि हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी रह सकता है ढोंग के जरिए, लेकिन हमारा पर्पस है समाज को बदलना, देश को बदलना। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जब आप एक तरफ पुलिस की भी बात करते हैं, गोलमोल बातें करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, नहीं, देखिए, आप टीचिंग के जरिए सिस्टम को नहीं सुधार सकते। मुफ्ती साहब ठीक करिए अपने आप को, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा संयम बदलिए अपने आप को। मुफ्ती साहब आप भी थोड़ा संयम। मुफ्ती साहब, आपने अपनी पूरी बात कह दी है, अब मनोज बात कह लेने दीजिए। देखिए, आंदोलनों से आप एक चीज बताइए, आप आंदोलनों के चैंपियन यदि हैं, आप थोड़ा सा संयम। देखिए, आप आंदोलनों के यदि चैंपियन हैं या जो भी आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन का पर्पस क्या होता है? मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि 74 के भी आंदोलन में कुछ लोग नेता बन गए, बाकी व्यवस्था कहाँ परिवर्तन हुआ? आपका ये जो केजरीवाल वाला जो आंदोलन था, मुफ्ती साहब को अपनी बात कहने दीजिए। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया गया है और अब दोबारा दिया जाएगा, लेकिन आप मनोज जी को सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप। देखिए, लोकपाल को लेकर के जो आंदोलन हुआ, लोकपाल को लेकर आंदोलन भी जो क्या था, क्या भ्रष्टाचार पर उनका कोई व्यापक विजन था? इस देश में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार को लेकर एक नहीं 10 तरीके के सुधार लाने होंगे। आज आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट में कौन एप्लीकेशन डालता है? जो एक्टिव व्यक्ति है, या तो उसे ब्लैकमेल करना हो या तो कोई सूचना पाना हो, दोनों पर्पस हो सकते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति आरटीआई एप्लीकेशन डालने के लिए बाध्य है? कल ही चर्चा हो रही थी कि आरटीआई में भी ब्यूरोक्रेटिक तमाम जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें 10 रुपए का आपको वो जमा करना है, पैसा देना है 10 रुपया, लेकिन उसके ड्राफ्ट बनाने में आपको 10 दिन का चक्कर लगता है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिक तरीके से हर क्रिमिनल को पकड़ ले, हर ऑनेस्ट आदमी को
रिवार्ड दे। और रिपोर्टिंग जब तक होगी नहीं तब तक किसी व्यवस्था के क्या मतलब है। अगर करप्शन के केसेज अगर 1 लाख होते हैं, अगर उसमें कुछ लोग 100 लोग जाकर के लोकपाल में केस दें, उसमें 1000 लोग आरटीआई में एप्लीकेशन दें, तो बाकी लोगों का करप्शन कौन दूर करेगा? अभी हमें रह गई आंदोलनों की बात, तो पुलिस के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाना पड़ेगा। आपकी बात सही है कि हमारे जैसे लोग ही उसमें जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद कल्ट और पर्सनालिटी बदल जाती है, और उस कल्ट को बदलने के लिए करप्शन हो रहा है, ये पॉलिटिकल आपके पास हम लौटेंगे। मनोहर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अच्छी तकरीर दी, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मेरी भी बातें कही, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट मिल जाए उसमें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है। मेरा ये कहना है कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन लाना है तो आंदोलनों का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर रायशुमारी कीजिए, आप इस पर पूरे रिसर्च कीजिए, पूरे इस देश में एक मैकेनिज्म तैयार करिए, जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं, और उसमें क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, उस वैज्ञानिक परिवर्तन की नींव डालिए। इसमें लॉ में भी सुधार करिए, इंस्टीट्यूशन में भी सुधार करिए, पॉलिसी में भी सुधार करिए, लोगों की नीयत में परिवर्तन लाइए, समाज में परिवर्तन लाइए, सिस्टम में परिवर्तन लाइए, तो हर तरह की शक्तियां मिलकर के ही कोई परिवर्तन लाने का काम करेंगे। जी मुफ्ती साहब, अब अपनी बात कहिए आप। देखिए, जो आपने बात जी कहिए मुफ्ती साहब, कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने बहुत अच्छी ये बात कही। देखिए, आज इन बच्चों ने हमें ये बता दिया कि सरकार को मजबूर कर दिया, और सरकार ने बार बार कहा कि हम ये कानून ला रहे हैं और हम जो है फास्ट ट्रैक जो है वो कोर्ट बनाएंगे, और हम फांसी की सजा के ऊपर भी गौर कर रहे हैं। अगर हमारा वो आंदोलन निस्वार्थ चलता रहता, और उसी आंदोलन की ये देन है जो आज हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत सारे आईटीआई एक्टिविस्ट बन करके वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्होंने आंदोलनों को नुकसान पहुंचाया, इतिहास गवाह है। मैं आपकी बात से बिल्कुल कही, मैं तो सिर्फ आप पे ये कह रहा था कि मेरा तरीका जो है किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, ना किसी के ऊपर उंगली उठाने का, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी बहुत सही बात आपने, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज सूरत कैसे बदली? हमारी बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, आज सारा देश खड़ा हो गया। हमें इस बात के ऊपर गर्व है कि हमारी बच्चियों के साथ अगर किसी दरिंदे की ये हिम्मत होगी तो सारा देश सड़क पर आ जाएगा। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आप मेरा कहना है सिस्टम ऐसा हो कि सड़क पर आने की नौबत ना आए। को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर के सारे देश को बचाने का काम किया। देखिए, लड़की के गैंग रेप को लेकर के देखिए, या किसी भी मसले को लेकर के हमारा सिस्टम ऐसा हो कि सड़कों पर आने की नौबत ना आए, क्योंकि सड़कों पर आने से कोई बहुत फायदा नहीं होता है। समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है, जन बर्बाद होता है, राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण होता है। अगर इस देश में, अगर दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर एक कल्चर हो, पुलिस को लेकर के अगर एक कल्चर हो, जुडिशियरी को लेकर अगर फास्ट काम हो, तो इस सड़कों पर आने की क्या जरूरत है? हर व्यक्ति अपना योगदान दे। आपको बताना चाहता हूं, भी सवाल उठाया कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी नियत अच्छी है, मैं इस बात को समझ रहा हूं। मुफ्ती साहब ऑप्टिमिस्ट है, सकारात्मक सोच के साथ एक बात रख रहे हैं, और पूरे देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं, और सही मायनों में सबका ये इच्छा है कि एक तस्वीर बदलनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बात नहीं है, तस्वीर बहुत बदली है, देश में बहुत तस्वीर बदली है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुश्किलात जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे उसके समाधान निकाले जाते हैं। अभी भी जैसे इस मुद्दे से अगर हम कोई सबक लें, सीख लें, तो मैं समझता हूं कि सरकार एकदम हरकत में आई है, चाहे वो मीडिया एक्टिव रही हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से रहा हो। लेकिन इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं, जैसा हम इतिहास में देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से सीख लेते हैं कि हमारे देश की इतनी बड़ी आज़ादी हमने केवल और केवल अहिंसा से ली है। तो मैं समझता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना, सड़कों पर आना, सरकार के खिलाफ बात रखना है, सरकार को बाध्य करना अपने आप में एक सही काम है, लेकिन उसको संयम से करना, उसको शालीनता से करना, उसको अनुशासन से करना, कहीं ना कहीं ये बहुत एक ज़रूरी काम है। सरकार को बाध्य करने के बहुत सारे फोरम हैं, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ विधायपालिका है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, मीडिया का माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो मैं समझता हूँ अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि देश में एक संयम की स्थिति भी बहुत ज़रूरी है। जब जिस वक्त देश में बाहर से राष्ट्रपति पुतिन साहब आए हुए हैं और देश में एक पूरी मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमें अपना जो जोश में एक होश वाली बात है वो ज़रूर बरकरार रखनी चाहिए। और तस्वीर बदलने की जहां तक बात है, तो देश में बहुत बार कानूनों को बार बार बदलाव हो रहा है, और इस बार भी चिंतन मंथन मनन हो रहा है।
और भारत की सरकार ने जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी है जो 30 दिन में अपना सबको जजमेंट देगी, एक कानून के बनाने की और अग्रसर है। उसमें देश के तमाम नागरिकों को अपील करी गई है, अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि सब उसमें जो भी सकारात्मक सुझाव है वो उस कमेटी को दें। वो सकारात्मक सुझाव 30 दिन के अंदर वो कंपाइल कर चीफ जस्टिस की कमेटी सरकार को सौंपेगी। सरकार उस पर एक कानून बनाने के लिए कटिबद्ध है, अग्रसर है और सरकार ने कमिटमेंट की है। मैं समझता हूं कि उसके बावजूद, और सही मायनों में यूसुफ साहब, कानून बना देना ही एक सही मायनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कानून अल्टीमेटली एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो समाज में एक मॉरल वैल्यूज पे काम करना, समाज में सही मायनों में बदलाव होना। अब जैसे दिल्ली देश में स्मोकिंग जो है वो पूरे देश में बैन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको अप्लाई किसने करना है? समाज के हम ही लोगों ने करना है। पॉलिथीन बैग्स दिल्ली कानून के माध्यम से बैन है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कानून में जो नहीं है लेकिन फिर भी वो समाज में कहीं ना कहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं इसमें समाज को भी कहीं ना कहीं अपना चेहरा मोहरा बदलने की जरूरत है। सामाजिक लोगों को, मीडिया को, एनजीओज को सकारात्मक रूप से समाज में एक बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सही बात आपने कही कि समाज में सकारात्मक रूप से बदलाव लाने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे जितने मेहमान हैं सब जानकार लोग हैं, सबका ये कहना है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर चले राकेश रावत के पास और ये चर्चा करें उनसे कि इस वक्त क्या सफदरजंग अस्पताल से अंदर से उस लड़की के बारे में कुछ और ख़बर आई है कि कब उसे मेदांता अस्पताल में कब शिफ्ट करेंगे, या कोई मेडिकल बुलेटिन आज की तारीख में आएगा? राकेश, कुछ है खबर इस तरह की? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी कि कोई मेडिकल बुलेटिन अभी होगा या रात में शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है, प्लेटलेट फिर गिरी है उसकी, और जो WBC कम हुआ है और उसका ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई है। तो लड़की की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और दिन ब दिन मैं कहूँ कि घंटे के घंटे और समय दर समय जो है उसकी ख़राब होती जा रही है। ये स्थिति बहुत ख़राब है इस समय, और ऐसी स्थिति में जो लड़की के लिए जो है हम लोग भी दुआएं कर रहे हैं, देश दुआएं करे और इस सरकार को नसीहत दे, ऐसी इस सरकार को ऐसी नज़ारत दे कि वो इसके लिए कुछ करे, इसको विदेश भेजे। क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी मिली है कि कब उसे वेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा? कुछ कोई इस तरह की जानकारी? जी, अभी ऐसी इनकी मीटिंग जरूर हुई थी शाम के समय, लेकिन ऐसी अभी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है, क्योंकि डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जब ये लड़की की हालत देखी थी तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये लड़की जो है शिफ्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायद आज इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर कुछ हालत बेहतर होती है लड़की की, इससे बेहतर होती है, तो शायद मेदांता शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं तो इनका शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये बहुत सही आपने जानकारी दी, और एक छोटी सी जानकारी हम भी यहाँ अपने दर्शकों के साथ, अपने मेहमानों के साथ सतर्क बांटते चलें कि जब से दिल्ली में गैंगरेप के बाद जो जनाक्रोश उभरा, सड़कों पर लोग उतर आए, विजय चौक, रायसीना हिल तक चले गए, उसके बाद लगता है कि कुछ सरकारों की नींद खुली है, सरकारें नींद से जाग रही हैं, कानों पे जूं रेंगी है। दिल्ली सरकार ने कुछ स्टेप उठाए हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार ने भी इस तरह के फैसले किए हैं कि वो बलात्कार से संबंधित मामलों को फास्ट ट्रैक में भेजेंगे और ये तय करेंगे कि इन मामलों की रोज़ाना सुनवाई हो सके, और ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो मौजूदा कानून के तहत सज़ा मिल सकती है वो सज़ा तो मिले। कानून जब बदल जाएगा, जब कानून में संशोधन होगा, उसके हिसाब से जो कड़ी सज़ा होगी वो बाद में मिलेगी। लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि अब राज्य सरकारें इस पर पहल कर रही हैं। इस जन आंदोलन का हम इसे एक अच्छा नतीजा कह सकते हैं, एक अच्छा फल कह सकते हैं। और जो बात अभी मुफ्ती साहब ने भी कही थी और बरसों से हम लोग सुनते आ रहे हैं दुष्यंत की लाइन के, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो लगता है कि इस जन आंदोलन के बाद सूरत बदलेगी, इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि बलात्कार के मामलों में सरकारें संजीदा होंगी, पुलिस नरमी से, पुलिस उसके अंदर निष्पक्ष होकर सख्त कार्रवाई करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज जागेगा, और इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं न्यूज़ लाइन से। आज की न्यूज़ लाइन में सिर्फ इतना ही। कल एक अहम मुद्दे के साथ और कुछ अलग मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार